तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगों का। तो चलिए देर नहीं करके है और इस शुरू करके है। तो आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स सेपरेट इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत को अफगानिस्तान से अलग करती है? तो ये जो इधर भारत का नक्शा है ऊपर वाला, जम्मू कश्मीर वाला, तो यहाँ पे कहीं थोड़ा सा भारत जो है वो अफगानिस्तान को छूता है। तो इस लाइन के बारे में पूछ रहा है कि इसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन है रेडक्लिफ रेखा यानी रेडक्लिफ लाइन, डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन या फिर मैजिनॉट रेखा यानी मैजिनॉट लाइन। इसका उत्तर है बी, डूरंड लाइन। तो देखिए, डूरंड लाइन यह रेखा 1983 में सर मॉर्टिमर डूरंड द्वारा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। वर्तमान में इसका अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन भारत के लद्दाख का छोटा हिस्सा पीओके भी इसके साथ जुड़ता है। मैजिनॉट रेखा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो यह फ्रांस द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ अपनी सीमा पर बनाया गया एक प्रसिद्ध रक्षात्मक किला रेखा है। और देखिए बीपीएससी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो भारत के पड़ोसी देशों की सीमाओं की लंबाई और उनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत की सबसे लंबी थल सीमा बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द ककोलत वाटरफॉल लोकेटेड? ये मैं अपने वीडियो की सीरीज में दूसरी बार पूछ रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2-3 बार पूछ चुका है और हर बार उम्मीद रहती है कि ये पूछा ही जाएगा। तो बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन देखिए, रोहतास, नवादा, कैमूर या फिर नालंदा। तो इसका उत्तर है बी, नवादा। ककोलत जलप्रपात यह नवादा जिले में ककोलत पहाड़ी पर स्थित है। इसे बिहार का नियाग्रा भी कहा जाता है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है। अब देखिए और क्या कौन से जलप्रपात फेमस हैं, तो तिलहार कुंड और करकट जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में स्थित है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। यही मेरा निवास स्थान है और जन्म स्थान भी। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तार से बात की थी। थोड़ा सा और जानने के लिए आप प्लीज़ ज्योग्राफी की इससे पिछली वाली वीडियो को ज़रूर देखें। अब अगला क्या है, धुआं कुंड और मांझर कुंड। ये जलप्रपात रोहतास जिले के सासाराम के पास ताराचंडी पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, द चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले अगर प्रश्न आए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील। और ये कहाँ है ये अभी हम जानेंगे। ऑप्शन देखिए, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु या फिर केरला। इसका उत्तर है बी, उड़ीसा। देखिए चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री लगून झील है। यह महानदी के मुहाने में दक्षिण में उड़ीसा तट पर स्थित है। रामसर, अभी मैं आपको बताऊंगी लगून के बारे में, समुद्री लगून के बारे में बताऊंगी। देखिए रामसर स्थल चिल्का झील को 1981 में कन्वेंशन के तहत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि यानी रामसर साइट घोषित किया गया था। कयाल के बारे में जानिए। केरल के तटीय इलाके में पाए जाने वाले खारे पानी के लगून को स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। जैसे वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि बड़ी समुद्री लगून क्या होता है, तो भारत के बारे में अगर मैं चिल्का लेक की बात करूं तो देखिए कुछ भारत का नक्शा ऐसा बनता है ना, फिर ये बांग्लादेश आता है और फिर इधर नॉर्थ ईस्ट। ये जो छोटा सा हिस्सा है जो कि बे ऑफ बंगाल से जुड़ता है, तो यहाँ इसको एक झील बोलते हैं। इसका मुंह खुला होता है तो इसमें समुद्र का पानी आता जाता रहता है, इसलिए इसको खारे पानी की झील या फिर लगून कहा जाता है। और केरल की भाषा में इसको कयाल कहा जाता है।
फिर अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स कंटेन्स द ओजोन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार बहुत ज़्यादा पूछता है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन, ट्रोपोस्फेयर यानी शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल, मेसोस्फेयर यानी मध्य मंडल, या आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल। इसका उत्तर है बी, यानी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो देखिए, समताप मंडल के बारे में कुछ जान लीजिए। ओजोन परत O3 मुख्य रूप से धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में केंद्रित है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, रोकती है। अगला मेसोस्फेयर, समताप मंडल के ऊपर मेसोस्फेयर, पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर और फिर मेसोस्फेयर। तो यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, जहां ऊंचाई के साथ तापमान घटकर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलकर नष्ट होते हैं। फिर और 100 नहीं है, ये -100 डिग्री है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर यही होता है। फिर आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर, यह परत रेडियो तरंगों यानी रेडियो वेव्स को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, जिससे हमारा वायरलेस संचार तंत्र काम करता है। जो भी सिग्नल ऊपर जाता है वो नीचे कैसे आता है, नीचे जो इस वाले लेयर पे, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, जब आयनोस्फेयर आएगा तो यहाँ जो चीज़ें मिलती हैं उससे, यहाँ जो पार्टिकल्स मिलते होंगे उससे टकराकर ही जो तरंगे हैं वो लौटकर वापस आती हैं। अगला प्रश्न, विच रिवर ऑफ बिहार ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा ही जाता है, तो ये गलती ना हो वापस के आपको ये सवाल ना आता हो। तो बिहार की नदी में कौन सी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है नदी, बताइए। ऑप्शन, पुनपुन, सोन, कर्मनाशा या फिर फल्गु। तो इसका उत्तर है बी, सोन नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में जानिए। ये दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख नदी है। अमरकंटक से निकलने के बाद यह उत्तर की ओर बहती है और उत्तर प्रदेश और झारखंड को छूते हुए बिहार में प्रवेश करती है और पटना के पास गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा, अब देखिए एक अगली नदी है कर्मनाशा नदी। यह विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और इसे हिंदू पौराणिक कथाओं में एक अपवित्र या कर्म नष्ट करने वाली नदी माना गया है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की चौसा के पास सीमा बनाती है। अगला है फल्गु नदी के बारे में कुछ जान लीजिए। इसके तट पर प्रसिद्ध बोधगया स्थित है, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर डैम यानी गयाजी डैम बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्या, कौन सा पॉइंट, कि गयाजी डैम किस नदी पे बनाया गया, तो फल्गु नदी पे। बोध गया कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो फल्गु नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो फल्गु नदी के किनारे। सबसे लंबा रबर डैम कहाँ बना है, तो अगेन फल्गु नदी के ही किनारे, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, द रिंग ऑफ फेंस इज अ जियोग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विद विच ओशियन। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तो जिनको पता है वो मुझे कमेंट में बताएंगे कि इस कंसेप्ट के बारे में किसको पता है। तो रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय किस महासागर से जुड़ी एक भौगोलिक विशेषता है। ऑप्शन, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, प्रशांत यानी पैसिफिक महासागर, या फिर आर्कटिक महासागर। इसका उत्तर है सी, पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। देखिए, प्रशांत महासागरीय मेखला रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां दुनिया के लगभग 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। यह टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने यानी सबडक्शन जोन्स के कारण बनता है। ट्रेंच के बारे में जानिए। इसी महासागर में विश्व का सबसे गहरा बिंदु मैरियाना गर्त या फिर मैरियाना ट्रेंच स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर है। आकार, प्रशांत महासागर का आकार लगभग त्रिकोणीय है
और यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। देखिए यहाँ कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर इधर चाइना हुआ, जापान हुआ, रशिया हुआ, फिर इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, इधर अलास्का। ये पूरा जो अब इधर जो समुद्री हिस्सा है ये वाला, यही क्या है आपका प्रशांत महासागर है। और यहाँ पर रिंग ऑफ फायर इसको क्यों कहा जाता है, इस नदी में ऐसा क्या है कि इस नदी को रिंग ऑफ फायर के लिए भी जाना जाता है। देखिए मिट गया, मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ जो ना मिटे। देखिए जो इधर रशिया हुआ, फिर चाइना हुआ, फिर इधर ऑस्ट्रेलिया हुआ, फिर इधर उत्तरी अमेरिका, इधर दक्षिणी अमेरिका, ये सब है। यहाँ अलास्का है, हम सब जानते हैं। तो ये जो नदी है सॉरी ये जो महासागर है ये है प्रशांत महासागर, है ना, पैसिफिक ओशियन। तो रिंग ऑफ फायर का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर ना जो धरती है वो क्या हो रही है, फट रही है यहाँ, जिसके कारण ये सब इस तरफ बढ़ रहे हैं और ये इस तरफ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटते हैं बच्चों, देखें यहाँ पर सब जगह ये सब। और इन्हीं और क्योंकि धरती हिल रही है यहाँ पे बहुत तेज़ी से, और ये सच में बात है हाँ, तो यहाँ पे ना आग मतलब ज्वालामुखी फट रहा है, इसलिए इस जगह को रिंग ऑफ फायर, ये एक रिंग बना रहा है पूरा, है ना, ये पूरा एक रिंग है। और किस चीज़ का, फायर का, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब आप लोग ये चीज़ नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज कंसीडर्ड अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत गैर पारंपरिक नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। ऑप्शन देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या फिर प्राकृतिक गैस। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है बिहार। इसका सही उत्तर है सी, सोलर एनर्जी। आता होगा आप लोगों को, मुझे उम्मीद है। ये बहुत शानदार और आसान और बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, तो ज़रूर आपने कभी ना कभी इसकी प्रैक्टिस की होगी। देखिए, गैर पारंपरिक ऊर्जा ये वे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होते और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, जैसे सौर ऊर्जा, जैसे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा यानी फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पारंपरिक और अनवीकरणीय स्रोत है। इनके भंडार सीमित हैं और इनके जलने से भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। बिहार का क्या प्रयास है, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। बिहार के कजरा, लखीसराय और पीरपैंती यानी भागलपुर में बड़े सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना पर काम चल रहा है। अगला प्रश्न, द सुएज कनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू वाटर बॉडीज, सुएज नहर निम्नलिखित में से किन दो जल निकायों को जोड़ती है। ऑप्शन, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, एटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन, नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, या फिर रेड सी और अरेबियन सी। ये इसका उत्तर मेडिटेरेनियन एंड रेड सी है। मैं आपको ये बताना चाहती थी इसमें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो ईरान और यूएसए का जो युद्ध चला उसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आई, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ है, वो गल्फ ऑफ पर्शिया में है ना, पर्शियन गल्फ इसको बोलते हैं। पर्शियन गल्फ के ठीक नीचे जो अगला कैनाल है वो है सुएज कनाल। तो यहाँ सारे अरबिक कंट्री हैं, अरब देश हैं, और यहाँ अफ्रीका है। ठीक है, और इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ जो नदी है, यहाँ जो समुद्र है, इसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ये, और यहाँ ना एक पतली सी जगह बसती है पानी की और नदियों को, नावों को पार करने की। और फिर यहाँ पर क्या आ जाता है, अरब सागर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ ना पहले जगह बहुत कम थी यहाँ पे,
तो जो इजिप्ट देश है, यहाँ जो इजिप्ट देश है, उसने इसको काटा, ठीक है, थोड़ी अपनी ज़मीन दी और इस जगह को बड़ा किया गया। तो जो इधर मान लो जो अफ्रीका पूरा बनता था ना, यहाँ पे अफ्रीका जो पूरा आया, तो पहले जो यहाँ यूरोपियन देश थे उनको नाव से जब भारत आना होता था या इधर के किसी देश में आना होता तो वो ऐसे आते थे, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दर्शा देते हैं, वो लोग ऐसे आते थे, ठीक। लेकिन जब ये सुएज कनाल बन गया ना, तो अब उनका रास्ता सीधे आधा हो गया, अब वो ऐसे आ जाते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कैनाल है। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके एनालिसिस या एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, ठीक है। तो देखिए, सुएज नहर यह मिस्र यानी इजिप्ट में स्थित एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जिसे 1869 में यातायात के लिए खोला गया था। इसके बनने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। जैसे सुएज नहर इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एक पनामा नहर भी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। उसी तरह कील नहर या कील कैनाल यह जर्मनी में स्थित है और उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो लिंगानुपात ऑफ बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। हर साल के एग्जाम पेपर को खोल के देख लीजिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर बहुत सारे स्टार लगा लीजिए और पूरा रख लीजिए। ऑप्शन 943, 918, 935 या फिर 898। तो इसका उत्तर है बी 918। इस पे आते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात 2011 में बिहार का औसत लिंगानुपात 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था, जो राष्ट्रीय औसत से 943 से कम है। शीर्ष जिला बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, याद रखना है। यहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। न्यूनतम जिला, इसमें सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर 876 और उसके बाद भागलपुर। अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 1935 है, जो इसके सामान्य लिंगानुपात से बेहतर स्थिति में है। अगला प्रश्न, द बोकारो स्टील प्लांट इन झारखंड वॉज एस्टेब्लिश्ड विद द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री। झारखंड में स्थित बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम, वेस्ट जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी, सोवियत संघ या फिर यूनाइटेड स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर है सी, याद रखना है और इसका एनालिसिस भी याद रखना है, पूछा गया है। तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान 1964 में सोवियत संघ अब रूस के सहयोग से की गई थी, ठीक है। अगर हम भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है उसकी बात करें तो यह भी सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। फिर अगर हम राउरकेला जो कि उड़ीसा में है और दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है उसकी बात करें तो राउरकेला प्लांट जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। ऑप्शन तंजावुर या फिर मालाबार कोस्ट या फिर कोंकण तट या फिर तेलंगाना पठार। तो इसका उत्तर है ए, तंजावुर या फिर कावेरी डेल्टा। देखिए, तंजावुर जो कि तमिलनाडु में है, कावेरी नदी के अत्यधिक उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में स्थित होने के कारण तमिलनाडु के तंजावुर जिले को दक्षिण भारत का मुख्य चावल का कटोरा या अन्न भंडार कहा जाता है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बारे में अगर हम बात करें तो इसे आंध्र प्रदेश का मुख्य धान उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। कोंकण तट, यह महाराष्ट्र और गोवा के तटीय मैदानों को कहा जाता है जो मुख्य रूप से हापुस यानी अल्फोंसो आम और काजू के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है।
अगला प्रश्न, द इंदिरा गांधी कैनाल, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कैनाल्स इन इंडिया, ड्रॉ इट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। भारत की सबसे लंबी नहरों में से एक इंदिरा गांधी नहर किस नदी या फिर नदियों से जल प्राप्त करती है। इम्पॉर्टेंट है ये सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी इसकी बैक स्टोरी जानिएगा। तो देखिए ऑप्शन देखिए, गंगा और यमुना, सतलुज और व्यास, रावी और चेनाब या फिर झेलम और सिंधु यानी इंडस। इसका उत्तर है बी, सतलुज और चेनाब। देखिए हरीके बैरेज कंसेप्ट याद रखना है। ये नहर पंजाब में सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर बने हरीके बैरेज से निकलती है। मरुस्थलीय कायाकल्प, इस नहर ने राजस्थान के थार मरुस्थल जैसे श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर के सूखे क्षेत्रों में सिंचाई पहुंचाकर वहां कृषि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। लंबाई, इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था और यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजनाओं में से एक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज क्रिएटेड बाय द इरोजनल वर्क ऑफ ग्लेशियर्स। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति हिमनद ग्लेशियर के अपरदन कार्य द्वारा निर्मित होती है। ऑप्शन, मशरूम रॉक, छत्रक शैल, यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी, स्टैलेक्टाइट या फिर ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील। इसका उत्तर आसान है बी, है ना, यू शेप्ड वैली, यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी के बारे में अगर हम देखते हैं तो ऊंचे पर्वतों से जब हिमनद नीचे खिसकते हैं तो वे अपनी घाटी की तली और किनारों को गहराई से काटते हैं, जिससे अंग्रेजी के यू अक्षर जैसी खड़ी ढाल वाली घाटी बनती है, यू शेप्ड ऐसे। छत्रक शैल, मशरूम रॉक के बारे में अगर हम बात करें, यह पवन विंड के अपरदन कार्य से रेगिस्तानी इलाकों में बनती है, जहां हवा के झोंके चट्टानों के निचले हिस्से को ज़्यादा काट देते हैं, ऐसे। फिर गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक, यह मैदानी भागों में नदियों के विसर्पण यानी मेंडरिंग और मार्ग बदलने के कारण बनने वाली एक जल स्थलाकृति है। जैसे नदी जो होती है वो ऐसे ऐसे बहती है, फिर तेज़ बहाव आएगा ना तो वो ऐसे हो जाएगी, तो ये पानी का एक दरिया कट के बन जाता है अलग से, तो इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? आसान है और इंटरेस्टिंग भी है ना। अगला प्रश्न, द बैरन आइलैंड, इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो, इज लोकेटेड इन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि जिसका नाम है बैरन द्वीप, कहाँ स्थित है। तो इसका ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार या फिर न्यू मोर आइलैंड। इसका उत्तर है बी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके बारे में जानिए। यह अंडमान सागर में स्थित भारत और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इसमें पहला रिकॉर्डेड विस्फोट 1787 में हुआ था। अब देखिए नारकोंडम द्वीप के बारे में जानिए। यह भी अंडमान निकोबार में स्थित है, लेकिन यह सुषुप्त शांत यानी डॉर्मेंट ज्वालामुखी का उदाहरण है। फिर है प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड। इसके विपरीत अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों यानी एटॉल्स से निर्मित द्वीप है। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद 3 कंट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए ऑप्शन देखिए यानी बी है सिक्किम। तो जो सिक्किम राज्य है वो इन तीनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखिए सिक्किम की स्थिति, सिक्किम के पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और उत्तर में चीन यानी तिब्बत स्थित है। यह रणनीतिक रूप से भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, यह भी 3 देशों भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है, लेकिन इसकी पश्चिमी सीमा नेपाल से नहीं लगती। फिर पश्चिम बंगाल, इसकी सीमाएं भी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती हैं, लेकिन चीन से नहीं लगती हैं। याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अगला प्रश्न, द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यानी जो कुंडनकुलम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। इसका उत्तर है बी, तमिलनाडु। देखिए, कुंडमकुलन जो है ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में रूस के तकनीकी सहयोग से स्थापित भारत का सबसे क्षमतावान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तमिलनाडु में ही कल्पक्कम यानी मद्रास परमाणु ऊर्जा केंद्र भी स्थित है। रूस याद रखना है। अगला है कैगा, यह परमाणु संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। फिर काकरापार, यह गुजरात में तापी नदी के पास स्थित परमाणु रिएक्टर केंद्र है। और फिर नरोरा, यह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे स्थित और उत्तर भारत का प्रमुख परमाणु संयंत्र है। इसको प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ खरीफ क्रॉप इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक खरीफ की फसल है? इसको रट लेना है। राबी की और खरीफ की जितनी भी फसलें हैं और एक जायद की, इससे क्वेश्चन बनना कंपलसरी है। तो इसको छोड़ के जाना तो मतलब जानबूझकर एक सवाल छोड़ के आना है। तो इसमें बताइए, वीट है या सरसों है या पैडी है या फिर जौ? गेहूँ, सरसों, चावल या फिर जौ? इसका उत्तर है सी, पैडी यानी राइस, धान या फिर चावल। तो खरीफ फसलें, इन फसलों को जून जुलाई में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। इन्हें अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट और कपास। फिर है रबी फसलें, इन्हें सर्दियों की शुरुआत अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर और सरसों। फिर जायद फसलें, यह रबी और खरीफ के बीच मार्च से जून के शुष्क मौसम में उगाई जाने वाली अकाल्पिक फसलें हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी। अगला प्रश्न, द ग्रेट बैरियर रीफ, पिछली वीडियो में इस पे बात हुई है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ। बताइए, नहीं पता होगा ना तो पिटाई होगी। अब पूछ लिया गया है, बहुत बार बता दिया गया है आपको। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है? ऑप्शन ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर साउथ अफ्रीका। इसका उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, क्वींसलैंड यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट यानी क्वींसलैंड के सहारे प्रशांत महासागर के कोरल सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर से अधिक है। समुद्र के वर्षावन, जैव विविधता की प्रचुरता के कारण प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षावन यानी रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इनका तेजी से क्षरण कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, विच हाईवे इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? किस राजमार्ग को भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है? ऑप्शन NH1, NH2, NH44 या फिर NH19। इसका उत्तर है सी, NH44 याद रखना है। यह उत्तर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को दक्षिण में कन्याकुमारी, तमिलनाडु से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 3,745 किलोमीटर है और यह भारत के 11 राज्यों से होकर गुजरता है। पुराना नाम इसे पहले मुख्य रूप से NH7 के नाम से जाना जाता था, जिसे नए वर्गीकरण के तहत विस्तारित और पुनर्गठित किया गया है। फिर बिहार से जुड़ाव, पुराना NH2 जो दिल्ली से कोलकाता जाता है, वह बिहार के मोहनिया, सासाराम और औरंगाबाद से होकर गुजरता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग ट्रंक रोड भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, इस पर डबल स्टार लगाइए सिर्फ एक पॉइंट पे। अगला प्रश्न, द दुधवा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर असम। इसका उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में नेपाल की सीमा के पास स्थित है। यह तराई क्षेत्र के घने जंगलों और दलदली घास के मैदानों के लिए प्रसिद्ध है, जहां बाघों और बारहसिंगा की अच्छी आबादी है। फिर जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में स्थित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हेली नेशनल पार्क
के नाम से स्थापित है। फिर काजीरंगा असम के बारे में जानेंगे, जो कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है। यह राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे वन हॉर्न राइनोसरस के संरक्षण के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।